हो गया। चलो हेडिंग लगाओ, दिखा एक बार। सब समझदार हो तुम, बावड़े नहीं हो। सब बढ़िया हो जाएगा काम धीरे धीरे। लगता है इस समय सभी चीजों में। और नहीं हो समझदार तो बना देंगे तुम्हें, तो हम कूट कूट के बना देंगे। हैं? हेडिंग लगाना स्थापत्य कला। स्थापत्य कला। बस भाई, बातें नहीं करनी किसी को भी। अच्छे बच्चों की तरह से बैठ के शांति से पढ़ो। स्थापत्य कला में से आपके 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी। किसी के नहीं भी दे रखा होगा, हो सकता है। तो आप ये मत सोचेगा कि हमारे जब सिलेबस में नहीं दे रखा तो नहीं आएंगे, क्योंकि फिर सवाल पूछने वाला पर्यटन स्थल से पूछ रहा है। पर्यटन स्थल भी वही है जो स्थापत्य कला है, इसी का ही एक पार्ट होता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा। और आपसे एग्जाम में सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, देखिएगा। स्थापत्य कला का अर्थ जो होता है, ये पिछली बार सीईटी में सवाल आया था, और अर्थ आपसे पूछा भी जाता है। फिर आप गलत नहीं करें, मैं तो यही चाहूंगा। क्योंकि स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण की कला। कौन सी कला कहलाती है? यानी कि राजस्थान जो है, इसमें जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, वो सारी कौन सी कला के तहत आती है? स्थापत्य कला। अपने यहाँ पर सारे जितने भी, जैसे दुर्ग है, महल छतरियां बावड़ी, है ना, हवेलियां, ये किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा तो बनवाई गई है। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप से तुम्हारे घर के सामने किला खड़ा हो गया, सुबह तुमने उठ के देखा तो एक नया किला हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, कोई ना कोई व्यक्ति उसको बनवाता है। और स्थापत्य कला का अर्थ यही होता है कि भवन निर्माण की कला। सीधी सी सिंपल बात है। तो यहाँ से भवन निर्माण की कला होती है। और उसके बाद में अगली बात आती है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक काम करवाने वाला बंदा जो था, वो इसका जनक कहलाएगा। और वो कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो होते हैं, इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और ये जनक कौन सी पुस्तक के अनुसार कहा जाता है? तो वीर विनोद। मेवाड़ का हिस्ट्री अगर सबसे अच्छा किसी ने लिखा है तो वो श्यामल दास जी हैं। और श्यामल दास जी जो होते हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और उन्होंने ही इसमें लिखा कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग बने हुए हैं? 84। और उनमें से 32 कितने बनवाए थे? इसीलिए स्थापत्य कला का जनक। अब यहां से अब वर्तमान पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल समझना बड़ा मुश्किल काम है। आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है? वो आपसे ऐसे पूछेगा कि स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा वीर विनोद पुस्तक के अनुसार कहा जाता है। ये तो कथन है। और उसके बाद कारण में लिखेगा क्योंकि उस पुस्तक के अनुसार क्यों माना जाता है। तो नीचे लिखेगा कि महाराणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। क्या ऊपर वाली बात जो है, उसका व्याख्या ये सही कर रहा है क्या? सही कर रहा है। इसका मतलब दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऐसे भी सवाल बनता है, तो आप गलत नहीं कर सकते। तो यहाँ से याद रखना कि स्थापत्य कला का जनक किसको माना जाता है? महाराणा कुंभा। और इसमें कौन सी पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद। वीर विनोद का लेखक कौन है? श्यामल दास। श्यामल दास जी का संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से। यानी कि मेवाड़ में कहाँ? भीलवाड़ा से। ये याद रख सकते हो। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में, इसी में आपकी चीजें आ जाएंगी जो आपके एग्जाम की होती है। क्योंकि ध्रुव अकेला अपने आप में नहीं होता, उस ध्रुव के अंदर कुछ तो बना हुआ होता है। और सारी चीजें जो बनी हुई होती हैं, उसी के से मिलके ही ध्रुव बनता है। तो यहाँ से सबसे पहले सबका अर्थ पता होना चाहिए। तो इस ध्रुव को 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है दू, और एक शब्द जो होता है उसका मतलब होता है गह। अब इसका मतलब ये होता है, दू का मतलब होता है दुर्गम, और गे का मतलब होता है गमन करना। ऐसा स्थान जहां पे पहुंचना मुश्किल हो, कठिन हो, उसको क्या बोलते हैं? दुर्ग कहते हैं। जैसे आपने जितने भी किले देखे होंगे, सामान्य से बात जानेंगे, इन सब किलों को आपने पहाड़ियों पे देखे होंगे। किस पे बने हुए हैं? पहाड़ी। क्या पहाड़ी पे चढ़ना आसान होता है या कठिन होता है? कठिन होता है। क्यों? क्योंकि किला बनवाया ही क्यों जाता है? किला इसलिए बनवाया जाता है ताकि राजा के उसमें क्या रह सके? सुरक्षा। यानी कि सारे किले सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए राजा इसमें अपनी सुरक्षा समझता था, इसीलिए किले बनाए जाते थे। और अधिकांशतः कब बने? ज्यादातर ये किले पहाड़ी दुर्ग कब बने? जब बने जब यहाँ पे मुगल जो आ गए थे दिल्ली में शासन करने के लिए। जैसे मुगल दिल्ली में आए,
तो वो क्या करते थे, जैसे मानो दिल्ली से चले और दिल्ली से चल के उनको जाना है गुजरात, और जैसे गुजरात जाना है तो उसके बाद में रास्ते में कोई उदयपुर पड़ गया, उदयपुर में कोई किला है जो जमीन पे बना हुआ है। अब जमीन पे बना हुआ है, अब कोई आदमी दिल्ली से चला है और उसको गुजरात जाना है, तो दिल्ली से चला तो एक दिन में तो पहुंच नहीं जाएगा, बहुत सारा समय लगता था। 30,000 फौजी एक साथ लेके जा रहा है, तो उन सब का राशन पानी ये सब लेके आते, 1 महीने तक का राशन ले आते, 2 महीने तक का, 3 महीने तक का। पर बीच में चले तब ज्यादा खाए, आदमी ज्यादा काम करता है तो ज्यादा खाना खाता है। अब उनका भोजन समाप्ति की ओर हो गया, उनको लगता है यार गुजरात में जाएंगे तो लड़ेंगे कैसे, अगर सामने वाली सेना 1 साल 1 महीने या 2 महीने भी टिक गई तो हम कैसे लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया फिर बाद में कि भाई ये जमीन पे जो किला बना हुआ है इसको लूट लो, और इसको लूटने के बाद में धन उतना ही हो जाएगा, फिर हम और अच्छे से खाना खा सकते हैं। तो धरातल पे कोई भी चीज जो बनी हुई होती थी उन सबको ये क्या कर लिया करते, लूट लिया करते। तो हमारे वाले समझदार हुए, इनको लगा यार धरातल पे तो सबको लूट लेते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि सुरक्षा के लिए किले किस पे बनाते हैं, तो पहाड़ी पे बनाते हैं, ताकि पहाड़ी पे चढ़ नहीं सकता, आसान नहीं है, हम पहाड़ी के ऊपर होंगे तो हम उस नीचे वाली सेना को देख भी सकते हैं और वहां से उसको यहाँ कुछ भी डाल के उसको मार भी सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, और वो आपकी साहित्य की किताबों में मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है इसका एक सेनापति हुआ करता था, और उस सेनापति का नाम था नुसरत खां। और ये नुसरत खां जो होता है इसकी बात अगर की जाए तो ये गया था रणथंबोर, रणथंबोर पहाड़ी पे स्थित है, और एक इसके साथ गया था उलुग खां, दोनों चले गए। और जैसे वहां पहुंचे तो युद्ध तो लड़े नहीं, है ना, और किले को चारों तरफ से घेर लिया। और जैसे ही घेरा तो उसके बाद में कहते हैं कि नुसरत खां कहता है कि यार मैं जाके अंदर किले में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा जाके देख के तो आऊं। तो ये चढ़ गया पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, एक अपने कोई टाइगर था, समझदार था, उसने नीचे देखा यार ये कौन आ रहा है, और नीचे देखा तो उसको बताया गया था कि जिसके चेहरे पे मूछ नहीं हो वो अपने यहाँ का नहीं है। उसने देखा यार इसके मूछ तो नहीं है, यानी कि चौहान वंशी तो कोई नहीं है। उसने क्या किया, किले की जो दीवार होती थी ना उसमें गड्ढे होते थे, बीच में से दीवार आर पार दिखाई देती, उसने अब भारी सा बाटा लिया और उसको वहां से छोड़ दिया बाटे को, और बाटा नीचे गया और उसके साथ में नुसरत खां चिपका डिमचिक डिमचिक नीचे, है ना, और बाटे से बेवजह ही मर गया वो। कल मैं ये सवाल करवा रहा था आरपीएससी के आए हुए पेपर, उसमें सवाल ऐसे आया था कि बिना किसी कारण की वजह से मरने वाला सेनापति कौन था, नुसरत खां, जो देखने के लिए गया था कि ये क्या कर रहे हैं, और ऊपर वाले ने देख लिया तो भाटा फेंक दिया। तो आप सोच सकते हो कि किला पहाड़ी पे बना हुआ होता है वो सुरक्षा के लिए कितना मजबूत होता है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अब जैसे एक सिंपल सी बात ये भी होती है, जैसे मानो कि यहीं पे ये पानी की बोतल रखी हुई है, सीधा सा उदाहरण है, मैं किसी भी बच्चे को कहूँ कि बेटा ये उठ के मुझे पकड़ा दे तो पकड़ा देगा आराम से, और मैं उसको कहूँ कि चौथी मंजिल पे जाके से उस पानी की बोतल को ले गया, वो चला जाएगा, नहीं जाएगा। एक बार तो सोचेगा अच्छा इसीलिए एडमिशन लिया है क्या, तू क्या लगता है हमारा ऐसा, हमने तो हमारे माँ बाप को ही नहीं पकड़ाया, तू कोई यहाँ महारथी थोड़ी है ना। 4 बार सोचेगा, बस उसकी मजबूरी है, वो बोल नहीं सकता, पर बस वो करता तो रहेगा मन ही मन में कि इनका पानी पकड़ाने के लिए आए हैं क्या हम यहाँ पे। इसलिए तो वही बात है कि जब धरातल पे कुछ भी चीज होती है उसको कोई भी लूट सकता है, और जो पहाड़ी पे बन जाती है तो फिर उसको लूटने में समस्या होती है। तो इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से कौन से मजबूत होते थे, पहाड़ी। तो सुरक्षा के लिए अब आपके दुर्गों में दुर्गम स्थान का मतलब यही होता है। एक किले में क्या हो सकता है, राजा के रहने के लिए क्या होंगे, उनकी पूजा करने के लिए क्या होंगे, मंदिर, उसके बाद में पानी के लिए क्या होंगे, तालाब, और सुरक्षा के लिए तोप क्या होंगी, या उस किले में क्या बनी हुई होती हैं, बुर्जें, जो सैनिक होते थे उस बुर्ज पे खड़े रहते थे सामने वाली सेना को मारने के लिए, तो ये बुर्ज हो सकती है। इन सब चीज अपने किलों में बनती थी। उसके अलावा अगर कोई भी चीज बनती है तो उसके बारे में सीधे, अरे मेरा फोन तो दे देता हूँ, हाँ फिर आप रखो, है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा, उसके अलावा जो भी चीजें बनती थी, जैसे आपने कई किलो में पढ़ी है कि मस्जिद भी बनती है, ये मस्जिद कब बनती थी, जब कोई मुस्लिम आक्रमणकारी उस किले को जीत लेता है, और जीतने के बाद में वो अपने जो भी व्यक्ति सेनापति उसका वीरगति को प्राप्त हुआ उसके नाम से वहां मस्जिद बना के चला गया। बस इतना सा कारण होता है। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि स्थापत्य कला का जनक कौन होता है, महाराणा कुंभक। कौन सी पुस्तक के अनुसार, वीर विनोद का लेखक कौन है, श्यामल दास का संबंध कहाँ से है, भीलवाड़ा। मेवाड़ में कुल दुर्ग कितने हैं, 84, कितने बनवाए, 32। वास्तुकला का जनक भी कौन है, महाराणा कुंभक।
स्थापत्य और वास्तु दोनों एक ही होती है। जैसे अपन घर बनाते हैं तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? पंडित के पास, कि वास्तु का ज्ञान बताओ। फिर वो वास्तु का मतलब कि अग्नि कोण कौन सा है, जल कोण कौन सा है, बेडरूम कहाँ बनेगा, उसका मुख्य दरवाजा किस तरफ रखें, उत्तर में रखे, दक्षिण में रखे, पूर्व में रखे, किस तरफ क्या करें, वो सारी सूचना जो होती है वो एक ब्राह्मण देता है, जिसको कहते हैं वास्तु शास्त्र। तो क्या एक राजा अच्छा सा किला बनवाएगा तो उसमें वास्तु की नॉलेज नहीं लेगा क्या? लेगा। तो इसलिए वास्तु कला का जनक भी कौन कहलाएगा? महाराणा कुंभा। क्योंकि पिछली बार सीटी में वास्तु कला ही पूछी थी और बच्चों के गलत हो गए, गांव का बच्चा ठीक कर गया क्योंकि उसको पता था वास्तु और स्थापत्य दोनों एक ही होती है ना। अब उसके बाद में दुर्ग जो होते हैं वो अधिकांशतः किस पे बनते हैं? पहाड़ियों पर। क्योंकि सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत अगर राजा के लिए कोई चीज है तो वो क्या है? दुर्ग है। समझ में आ गई बात? तो लिखो दिखा एक बार दो चार बातें। स्थापत्य कला का अर्थ लिखना सबसे पहले। स्थापत्य कला या वास्तु कला का अर्थ भवन निर्माण की कला। भवन निर्माण की कला। अरे अब भी ऐसे बैठ रहे हो? थोड़ा उधर हो जा भाई चश्मिश, उधर। बैग फेंक दे बाहर। किसके हैं बैग? ले लो भाई, अपने पास रखो अमानत को। अब हो जा उधर, आगे वाली सीट पे रख दे, आगे वाली पे। आगे खाली है, रख दे। ये तू खड़ा हो रे, गुड़िया इधर हो जा, खड़ा ही हो जा तू उधर, इधर हो जा। लिखा ही नहीं जा रहा, आपस में मुक्के मार रहे हैं। तो इतना खाली पड़ा है पूरा, पीछे जाके देख, कहीं भी बैठ जाओ। अब भी तुम्हारे से नहीं लिखा जाए। एक तो ऐसे बैठे हैं जैसे तो बैग वैग थोड़ा बेड वेड लगा लिया करो, है ना। ये हद हो गई। तो लिखा क्या? अर्थ भवन निर्माण की कला। उसके बाद में लिखो स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा को माना जाता है। महाराणा कुंभा को माना जाता है क्योंकि वीर विनोद पुस्तक के अनुसार, क्योंकि वीर विनोद पुस्तक के अनुसार, वीर विनोद पुस्तक के अनुसार, वीर विनोद पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ठीक है। उसके बाद में लिखो विशेषता, किलों की विशेषता। और विशेषता में लिखो नंबर 1, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होते हैं। ये बात आपको वैसे भी समझ में आ गई कि किला बनाया इसीलिए जाता है ताकि उसमें क्या हो सके? सुरक्षा। और एक्चुअल में सुरक्षा की भी इतनी गजब की कि तोपे चला लिया करते दुश्मन सेना, टूटती नहीं थी दीवारें, इतनी मजबूत होती थी। जैसे मैं अभी जिस जगह पे रह रहा हूं वो भी एक गढ़ है। मेरे दोस्त के पास में, मैं उसी के साथ ही रहता हूँ। तो रहने का मुख्य मतलब ये है कि मैं अकेला तो वैसे भी कभी नहीं रहा, कोई ना कोई दोस्त हमेशा साथ में रहता है। ये डर लगता है मेरे को रात को। हाँ,
डर लगने का मतलब ये नहीं है, ऐसे डर नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि बचपन में मैं उठ के चलता था, और नींद में 2-4 बार फुड़वाया भी था माता ऐसे। तो वो अब भी कभी ऐसे लगता है, कभी उठ के चल जाऊं तो पकड़ तो ले कम से कम। इसलिए तो वो है गढ़। गढ़ क्यों है? क्योंकि वो दुर्गा माता का मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जिसके नाम से दुर्गापुरा है, पूरा बसा हुआ है। और दुर्गा माता के नाम से दुर्गा माता का, उसका दुर्गापुरा नाम है। और उसके पास वाली बिल्डिंग जो है उसका, वो उसी के साथ में बनी हुई है। इतना बड़े बड़े उसके आसार हैं जिस पे 3 आदमी चल सकते हैं आराम से। अब सोचो, इतना बड़ा उसका आसार हो जो अपने हाथ में ही नहीं आए, वो बिल्डिंग को क्या क्षति हो सकती है? और वो बनी हुई है चूने से। और गढ़ जितने भी हैं इन सब की दीवारें सबकी चूने से बनी हुई होती हैं। चूने के बारे में कहा जाता है कि चूना 100 साल बाद में जवान होता है। आप सोच के देख लो, 100 साल तक तो बच्चा रहता है, 100 साल तक तो बच्चा रहता है, तब उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है बाटे से। तो 100 साल के बाद में जब जवान होगा, तब उसकी पकड़ कितनी मजबूत होगी, ये दिमाग लगाओ। इसीलिए ये कितने साल पुरानी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये कोई भी किला, और वो अब तक वैसे के वैसा ही खड़ा हुआ है, और टूटने का नाम तक नहीं है। और सबसे अच्छी बात, उस जमाने में तो एसी नहीं होती थी, उस जमाने में भी एसी नहीं है, फिर भी ठंडे रहते हैं वो। चूना जो होता है बहुत ठंडा होता है। और बात कि जितना चूने पे पानी लगेगा ना, उसकी पकड़ उतनी मजबूत होती चली जाती है। अब आज का बच्चा तो इन सब चीजों को क्या ही जानेगा। हमारे घर पे जो मकान बनाए गए थे पुराने, उन सब में चूने का प्रयोग कर रखा है। तो चूना खुद से पीसते थे, खुद से। ऐसे नहीं है कि पिसा हुआ लेके आते। कितनी मेहनत करके वो मकान बनाए गए। इसीलिए दादाजी को आज भी उन पुराने मकानों से बड़ा लगाव है, क्योंकि उनको पता है कि इसकी एक एक बाटा जो है ना, वो मैंने खुद ने रखवाया है। मजदूर इतने होते नहीं थे, खुद घर वाले ही मजदूर होते, बस एक वो मिस्त्री आया करता। अब बड़े बड़े बाटे रखे गए, ताकि एक साथ एक दीवार काम की पूरे खत्म हो जाए जल्दी से, है ना। इसलिए तो वो बाटा है, अब उसको उठा नहीं सकते अपन तो। यानी कि 10 से 15 लोग उठा सकते हैं। जो चूने को पीसने का बाटा जो होता था, गोल पहिया है। और अभी जो रखा हुआ है वो अभी भी पड़ा है ना। अब तो लोग उस पर बैठ के पत्ती खेलते रहते हैं सारे दिन, है ना। नहीं, पहले तो वो उसी के काम आता। तो नीचे भी बाटा, जैसे चक्की होती है ना, चक्की, इसकी तरह से 2 पार्ट होते हैं, वैसे एक नीचे का बाटा है, वो बिल्कुल मजबूत है, वो एक जगह पे गड़ा हुआ है, वो तो परमानेंट। और ऊपर का जो होता, वो बैल जो होते थे, लकड़ी बीच में फंसाई जाती, और वो बैल उसको लेके चलते। बैल चारों तरफ, कोल्हू, कोल्हू समझते हो ना, हाँ उस टाइप से वो उसको चला करते। उसमें ऊपर बाटे डालते, वो उसका आटा बना के जैसे निकालता है वैसे निकालता है, और वो ही चूना होता। और उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती। तो वो इतनी ठंडी बिल्डिंग होती है कि पूछो ही मत। ना उनमें सर्दियों में सर्दी लगती है, ना गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है, इतना ठंडा होता है ये। तो ये इसी तरीके से बनी हुई है। पर भाई आजकल की नई पीढ़ी जो है उसको तो इसकी कीमत का नहीं पता। चित्तौड़गढ़ के किले में जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ रखी होगी जहां पे उन्होंने दिल नहीं बना रखा होगा। उसमें जाते हैं किले में, पूरा बड़ा सा दिल बनाते हैं। जैसे तो उनका दिल चित्तौड़ में बनाने के बाद ही प्रेम पूरा होता है, नहीं तो होगा ही नहीं। ऊपर खुद का नाम लिख रखा है, नीचे लड़की का नाम लिख रखा है ना। और वो एक बार लड़की घूमने जाती है उनके साथ में चित्तौड़, तभी लिख के आते हैं, दोबारा किसी और के साथ में जारी होती है। और उसको पता ही नहीं होता कि ये दिल तो मिट उठ गए, पर वो अभी भी वहीं पे लगा हुआ है। कितने मूर्ख लोग हैं कि आप लोगों को इस बात का पता नहीं कि ये विरासत जो है आपकी, इसकी वजह से राजस्थान को जाना जाता है। आप और हमारे नाम से कोई यहाँ इसको देखने के लिए नहीं आता। हमें गली का कुत्ता नहीं जानता, बातें करते हैं हम कि हमारे नाम से कोई बाहर से भी आएगा। सही बात तो ये, वो ही भौंकता रहता है। केवल और केवल अपनी विरासतों को देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए कभी भी समझदार व्यक्ति की ये पहचान होती है कि किले में जाके एक तो पुड़िया नहीं थूके, हर कोने में पुड़िया थूक रखी है। ये हवा महल है, इसको कितना अच्छा बना रखा है, और इसके कोने छोड़े ही नहीं पुड़िया थूकने वाले आदमी ने। सबसे खराब इंसान मेरे को तो पुड़िया खाने वाला ही लगता है, चाहे कोई भी हो। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मन मर्जी है वहीं थूक देगा। है, बाथरूम देखो नहीं, वॉश बेसिन देखो नहीं,
सब जगह थूक देगा। और उसके साथ लोग रह भी कैसे लेते हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता। हर कोने में, बिस्तर के पास में ही ऐसे इतनी गंदी गंदी आदतें हो गई। अब वहां जाके उनको क्या मजा आता है कि इस बिल्डिंग के कोने में थूकने में। और तुम, 4-6 किले ऐसे हैं जिनको विश्व की धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। चीकू, गाजाराम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, जैसलमेर, इनमें जाके थूक के दिखाओ, तुम्हारा थूक बाहर आके गिरेगा एक झापड़ में, दांत भी साथ बाहर ही आएंगे। पर ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार आपको इन चीजों का पता नहीं है ना, इसलिए तुम थूकते हो। क्योंकि जिस एरिया में जो किला बना हुआ है, आपके एरिया में अगर कोई किला बना हुआ है, तो क्या उसका निर्माण राजा ने करवाया है? नहीं, राजा ने निर्माण के नाम पे नंबर प्लेट लगा रखी है। उसमें काम करने वाले तुम्हारे जैसे ही लोग थे, तुम्हारे परिवार के पूर्वज ही थे। कुंभलगढ़ को जब बनाया गया था, कुंभलगढ़ कितनी हाइट पे है, और बाटा नीचे से ले जाते थे। पहले मशीन नहीं थी, 5 से 7 लोग एक बाटे को उठाते। उठाने के बाद में बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ है, इन इन किलों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो उसके बारे में एक एक चीज पता हुआ है। आज के लोगों को नहीं पता इस बारे में, क्यों पता नहीं क्यों। तो वो सर पे बाटा रखते, 5-6 लोग लेके जा रहे थे बेचारे, बाटा लेके ऊपर चढ़ा रहे थे। और चढ़ाते समय एक बेचारा मेरे जैसा था, पतला सा, और वो नहीं झेल पाया उस बाटे को, उसका पैर फिसल गया, वो गिरा। तो बाटे का वजन उन 4 और पे आया, 4 और पे आया तो वो भी गिरे, और गिरने की वजह से पांचों के पांचों मर गए। और जैसे ही पांचों मरे, राजा का क्या किया, उठा के उन सबको खाई में फेंक दिया, खा लेंगे चील कौवे, और उसको फेंक दिया। आज हम वहां पे जाके क्या नाम है, दिल बना रहे, आज हम वहां जाके थूक रहे हैं, क्योंकि वो कीमत आपकी है। उसके लिए आपके परिवार में कोई बहुत पूर्वज वहां पे मरा होगा। पता नहीं कितने लोग जो है, मरने के बाद में इन चीजों को बनाया जाता था। या कई अपने आप से अपनी खुद की आत्मा आहुति दे दिया करते किले की नींव में, कि भाई किला अच्छा रहेगा, हमारा प्रदेश अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ पर किला के राजा हमेशा जीतने चाहिए, इसलिए बलि दी जाती थी। इसलिए कभी भी एक बात को ध्यान रखो, जितनी भी विरासत है उन सबको बचाने का प्रयास किया करो। जो पुड़िया खाता है वो पहले बाहर खा ले, और थूक थाक के फिर अंदर जाए। या कोई भी कचरा फैलाने की इजाजत आपको नहीं है, क्योंकि ये आपकी पहचान है, और पहचान को बचा के रखना आपका काम है। आपका काम है, आज आप देखने के लिए चले जाते हो, अगर होते ही नहीं इधर, कहाँ देखने के लिए चले जाओ? कम खर्चे में घूम के आ जाते हो राजस्थान में, आराम से दूसरे प्रदेश में जाके देख देख के आओ। सबसे बड़ा डर तो यही रहता है कि कोई लूट नहीं ले। यहाँ लूटेगा कहाँ जाएगा, बक्के पकड़ लेंगे, अपने जैसा ही तो है। इसलिए डर ही नहीं लगता, कहीं रुक जाओ, क्या ही फर्क हो पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना, आगे से कोई भी किले में कोई भी नुकसान नहीं करके आना, क्योंकि वैसे भी सरकारें ध्यान दे नहीं रही है, सरकारों का वोट पे ध्यान है बस। तो ये याद रखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होते हैं। दूसरी विशेषता देख लो, यहाँ पर किलों में, ऐसे लिखो सीधा, किलों में गुप्त मार्ग हुआ करते थे, ये भी सुरक्षा के लिए गुप्त मार्ग होते थे। गुप्त मार्ग होते थे, ये भी आपको याद रख लेना है। क्योंकि जैसे मानो आपका आमेर का किला है, तो आमेर का किला कोई किला थोड़ी है, आमेर महल है। आमेर क्या है, महल। इसमें आपको कहीं सुरक्षा दिखती है क्या? नहीं दिखेगी। आमेर के किले के चारों तरफ जो परकोटा है ना, वो भी इतना मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो सुरक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि मुगलों के साथ में संधि कर ली थी, जिसके साथ में लड़ना ही नहीं तो सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। फिर भी मान लो कोई अटैक कर दे, जैसे मराठाओं ने खूब किया है, तो ये क्या कर दे, आमेर को जब कोई चारों तरफ से घेर ले, घेर लो, क्या उखाड़ सकते हो? सीधा नीचे नीचे सुरंग बनी हुई है, जयगढ़ में चले जाएंगे। जयगढ़ सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है, क्योंकि आमेर नीचे है, जयगढ़ हाइट पे है, तो इसलिए वो नीचे नीचे गुप्त सुरंग होती, ताकि वो राजा के परिवार को, राजा के मुख्य सेनापति सैनिकों को, सबको सुरक्षा दी जा सके। और वैल्यू उसी की है। तो यहां से इन सब में सुरक्षा के लिए क्या होती थी, गुप्त सुरंगें हुआ करती। आगे लिखो दिखा, पानी की सुविधा, पानी की सुविधा के लिए तालाब होते थे। पानी की सुविधा के लिए तालाब या टांके बनाए जाते थे। पानी की सुविधा के लिए तालाब या टांके बनाए जाते थे। तालाब या टांके बनाए जाते थे। जयगढ़ में देखो कितना बड़ा टांका है, बहुत बड़ा टांका है वो।
कितना ही पानी आ सकता है उसमें, गैलन गैलन में आता है उसमें पानी, 88 पिलर पे टिका हुआ है। तो इसलिए पानी के टाकों के लिए सबसे अच्छा किला कौन सा है? जयगढ़। वहीं से सुविधाएं पहुंचती थी नारगढ़ में, और वहीं से कहाँ पे? आमेर में। पानी की सुविधाओं के लिए ये सबसे अच्छा किला ये होता। मुख्य रूप ये होता है कि सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, वो किले की सबसे अहम भूमिका और वो किले की सबसे अच्छी विशेषता होती है, सीधी बात ये होती है। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात सुननी है। और क्या सुनना है देखिएगा, 4-5 बातें सुन लो। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण, सबसे पहले किस व्यक्ति ने कहा? दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो वो याद रखना, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? मनु ने। मनु ने किसमें किया? मनुस्मृति में। वर्गीकरण का मतलब इसको बांटा कितने भागों में? मनु ने कहा कि 6 प्रकार के किले होते हैं। ठीक है भाई, कभी पेपर में नहीं आएगा, सीधा आएगा वर्गीकरण किसने किया, तो मनु ने। फिर आया साहब यहाँ पे कौटिल्य। कौन आए? कौटिल्य। और इसने 4 प्रकार के किले बता दिए। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 4। इसमें शब्द भी देखो 4 ही है, 1 2 3 और 4, ऐसे भी थोड़ा याद रह जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इन्होंने कहा एक वन दुर्ग होता है, एक पर्वत दुर्ग होता है, ठीक है, और एक दानव दुर्ग होता है। एक दानव बता दिया, और एक यहाँ पे बता दिया जिसको हम कहते हैं ओदक। ये 4 बताए। अभी आपको बस ये 4 ऐसे ही ध्यान रखने। वन, वह किला जिसके चारों तरफ वन ही वन हो, पेड़ों से घिरा हुआ हो। तो ये पहाड़ी पे भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी पे भी वन तो होते ही है, और समतल भूमि पे भी हो सकता है। यानी कि आपसे एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आजकल वो चीज नहीं आएंगी जो आप रट के जा रहे हो। उसने पूछा कि वह किला कौन सा है, तो चाहता है स्टूडेंट इसमें कॉमन सेंस लगाए। वह किला कौन सा है जो दूर से दिखाई नहीं देता? अब रणथंबोर, क्योंकि उसके चारों तरफ वन है, इसलिए कौन सा किला आएगा? रणथंबोर। याद रखना। पर्वत जो किस पे स्थित हो? पहाड़ी पे। रटना ही नहीं, इनके नाम से ही पता चलता है। दानव, संस्कृत का एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं धन्व, और धन्व का अर्थ होता है संस्कृत में रेतीला मैदान। रेतीला मैदान, याद रख सकते हो। वह किला जो चारों तरफ से मरुस्थल से घिरा हुआ हो, रेतीले मैदान से घिरा हुआ हो, वो कौन सा कहलाएगा? धन्व। या धन्व का मतलब दानव। उदक का मतलब होता है जल। उदक का मतलब क्या होता है? जल। तो इसका मतलब आप याद रख सकते हो, उदक जल होता है। जल मतलब जिसमें क्या हो? पानी हो। पर एक बात ध्यान रखना, किताब वाले ने बड़े समझदार हो गए। वो ऐसे लिखते हैं चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, और अधिकांश तो लोग इस बात को पढ़ा भी रहे हैं कि चारों ओर से जो भी जल से घिरा हुआ होता है वो किला कौन सा कहलाता है? ओदक या जलद्रुप। पर यार एक बात बताओ, जब कोई किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होगा, तो राजा और रानियां तैर तैर के जाते होंगे क्या? और रानी को अच्छा, नाव से। नाव का आविष्कार ये बाद में सोच लोगों ने सोचना शुरू किया है। और कितने के लोगों को नाव चले जा सकते हो? वो तेरे जैसे कार्टून हो तो चले जाए, वो बात अलग। नहीं तो ऐसे कहते भाई, राजा आगे तैर रहा है, रानियों को पीछे पीछे आ जा तू मेरे, है ना? तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमेशा कोई भी दुर्ग जो होता है वो जल दुर्ग क्यों बनाया गया? इसलिए ताकि सुरक्षा रह सके। आपके पास में सेना कम है, मेरे पास में 500 सैनिक है, सामने वाली सेना के पास में 2000 सैनिक है। मैं नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ सकता तो मैं ये ढूंढूंगा कि मुझे सुरक्षा कहाँ पे अच्छी मिलेगी। और सुरक्षा अच्छी मिलने का मतलब ये होता है कि ये किला इधर से पानी से घिरा हुआ है, इधर से घिरा हुआ है, पर सामने से कभी भी पानी से घिरा हुआ नहीं होता। यहाँ से होता था रास्ता, पहाड़ी पे रास्ता होता। इधर से सैनिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, इन एरियो में सैनिक मत लगाओ, क्योंकि इधर की दुश्मन सेना भी तैर के नहीं आ सकती। और आ भी जाएगी तो इस किले की दीवार जो होती है ना, वो इतनी चिकनी टाइप की होती है कि उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, कभी भी नहीं चढ़ सकता। अब नहीं चढ़ सकता, इसलिए 3 और के सैनिक बच गए। आपके पास जो 500 सैनिक है वो सारे के सारे इसके मुख्य रास्ते पे लगा दो। ये 500 इन 2000 को भारी हो जाएंगे, और अगर ये बट गए तो ये 500 अकेले अकेले मारे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर किला पानी से 3 ओर से घिरा हुआ होता है, या एक विशेष जल राशि से घिरा हुआ होता है। इसका ऑप्शन ये हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि 4 ओर से पानी से घिरा हुआ हो। चारों ओर से कोई किले नहीं गिरे हुए, ये बात ध्यान रख लो। वहां पे 3 ओर से जरूर आपको मिल जाएंगे,
तो वो कहलाता है आपका ओदक या जल ध्रुव। आपसे पूछे कि राजस्थान में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो मनुस्मृति। किसमें मिला, मनुस्मृति। कौटिल्यन दुर्गों कितनी श्रेणियों में बांटा, 4। ठीक है, अब आपको याद रखना है शुक्र नीति, वो मत याद करो, वन वन सब छोड़ो, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है। शुक्र नीति क्या कहती है कि दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितनी में, 9। देखो, एक श्रेणी जिसकी आती है उसको हम कहते हैं अरण्य। कौन सा दुर्ग होता है, दूसरा होता है साहब गिरी। कौन सा होता है, गिरी। तीसरा होता है साहब यहाँ पे वन। चौथा होता है ओदक। कौन सा, ओदक। पांचवा होता है सैन्य। ठीक है, छठवा होता है, वैसे सहाय होता है पर ये स्थल को मानते हैं। ठीक है, और सातवां पारिक, और आठवां पारित, और एक माना जाता है आपके सहाय ध्रुव। 9 नंबर पे कौन सा, सहाय। तो ये ध्रुव होता है, आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, कुछ भी नहीं है इनमें। अरण्य का मतलब होता है, इसको कहते हैं साहब, अरण्य मतलब जंगल, वह किला जो पहाड़ी पर स्थित हो और इसके चारों तरफ क्या होने चाहिए, वन हो। जैसे रणथंबोर कौन सी श्रेणी का है, अरण्य। गिरी का मतलब जो किस पे स्थित हो, पहाड़ी। सर्वाधिक किले किस पे बने हुए हैं, पहाड़ियों पर। किसके आने के बाद, मुगलों के बाद। समझ में आ गई। वन, वन जिसमें किससे घिरा हुआ हो, वन से। याद रख सकते हो। अब ये वन की जगह पे जैसे अरण्य जो है ना, इसको नहीं देखिए, वो डायरेक्ट दे देता है कौन सा, धानु। धानु मतलब जिसका रेतीला मैदान हो। तो ये सहाय दुर्ग ये काउंट नहीं करते हैं। वैसे आपको देखे, शाहिद रुख को काउंट कभी करते नहीं है, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर 10 हो जाती है, पर ये शाहिद रुख को काउंट नहीं करते। क्यों, शुक्र नीति कहती है कि राजस्थान में कोई शाहिद रुख नहीं है। इसकी व्याख्या पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अब वन हो गया, जो चारों ओर से वन से गिरा हुआ हो। ओदक, ओदक जिससे, जल से। सैन्य का मतलब सबको पता चल रहा है कि ऐसा किला जिसके चारों तरफ सूरवीर सैनिक हो, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। 2 प्रकार के सैनिक होते थे, एक वो होता है जो हर समय ये कहे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, एक कहता है कि नहीं आने दो लड़ेंगे। और सैन्य दुर्ग में केवल चित्तौड़ आता है, इसीलिए चित्तौड़ पे सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं। वहां के लोग हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे। और सैनिक एक्चुअल में किसी का भी सगा नहीं होता, क्योंकि सैनिक पहले वाले, ऐसा कभी नहीं होता था कि राजा के सहयोगी होते हैं, नहीं। जैसे आपने सिकंदर मान की हिस्ट्री पढ़ी होगी, और सिकंदर मान के बारे में आपने ये भी पढ़ा है कि सिकंदर मान एक ऐसा राजा था जिसने दुनिया को, पूरी दुनिया को जीत लिया, पर पंजाब के राजा पोरस से हार गया था। तो महान क्यों बना, इसलिए कि उसकी सेना ठीक थी, इसलिए नहीं। सेना सबकी जैसी ही थी उसके पास में, पर उसकी रणनीतियां बड़ी खतरनाक थी, युद्ध की नीतियां बड़ी खतरनाक थी। जैसे अपनी सेना को वो जल से, नावों से लेके आया, यहाँ समुद्र से लेके आ रहा था। और जब वो समुद्र के किनारे पे जैसे ही उतर जाता, तो वो जितनी भी नाव लेके आता उन सबको तोड़ देता। क्यों, कि जब लड़ाई लड़ेंगे तो भाई टिकेगी तो भगेंगे भी, सीधी बात है। तो ये वापस नहीं जा सकते, है ना, ऑप्शन ही नहीं रहेगा इनके पास में, तो ये इनको मजबूरी में लड़ना ही पड़ेगा। आपने कई बार देखा होगा कि बोर्ड की जो भी अपन तैयारी कर रहे हैं, जिस भी बोर्ड से, अधीनस्थ बोर्ड से, आरपीएससी से, या तो आप समझ लेना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, आप पहली बार में नौकरी लग जाओगे। और अगर आप पहली बार में नहीं लगे तो आपको फिर घुटने घसने ही पड़ेंगे, उसके बाद में ही लगते हो लास्ट में जाके। क्यों, पहली बार में बच्चे को जुनून रहता है पढ़ने का, इसलिए लग जाता है। और फिर वो पंचायती करने ज्यादा लग जाता है बीच में। 5 एक साल जब बीत लेते हैं तब उसको पता चलता है ना कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर उसके बाद में फिर तैयारी करता है लास्ट में कि भाई अब अपन अवर एज होने वाले, और कोई लकड़ी भी नहीं लगाएगा, कोई फेरे भी नहीं फेरेगा, इसलिए लग जा। तो लास्ट में जब जिस दिन ऑप्शन बंद हो जाते हैं व्यक्ति के पास, अपने आप सुधर जाता है, किसी को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसके बारे में एक कहानी छोटी सी बताता हूँ मैं। 2 बच्चे होते हैं और दोनों खेलने के लिए जाते हैं, और खेलने के लिए गांव से बाहर चले गए। गांव के बाहर दोनों हम उम्र थे, छोटे ही थे, 7 8 साल उनकी उम्र थी। और खेलते खेलते गांव के बाहर जैसे ही गए तो एक कुआं था, और उस कुएं में बड़े वाला बच्चा जो है वो गिर गया। अब गिर गया तो वो बच्चा नीचे कुएं में गिरा हुआ चिल्ला रहा है, मरा तो नहीं।
और चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। वो छोटा जो होता है उससे थोड़ा सा उम्र में, इधर उधर देखता है, चारों तरफ चिल्लाता है, कोई उसको दिखाई नहीं देता। उसको लगा भाई अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और तेरे दोस्त को निकालना ही पड़ेगा। अब भाई वो क्या करता है, जैसे तैसे करके नीचे रस्सी वस्सी लटकाता है। पर एक बड़े बच्चे को छोटा बच्चा खींच कैसे सकता है, और उसमें तो बल लगाना पड़ता है। पर जब उसके पास में ऑप्शन नहीं था तो उसने छोटे ने बड़े को भी खींच लिया। तो जब आपके पास में सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उसी दिन आप तैयारी के लिए तैयार हो सकते हो। तो ये एक सीधी सी बात यही होती है यहाँ पे भी, कि जितने भी रास्ते होते थे इन सब पे, और यहाँ पे सैनिक जो होते वो युद्ध के लिए तैयार केवल चित्तौड़ वाले रहते थे। इसीलिए चित्तौड़गढ़ सब श्रेणियों का है, केवल एक श्रेणी में नहीं आता, दानव, कि उसके चारों तरफ रेगिस्तान नहीं है, जल वो है, सैन्य वो है, सहाय वो है, सब दुर्गों की श्रेणी का है। तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो ये चित्तौड़ है। उसके बाद स्थल मतलब समतल भूमि, जमीन पे जो बना हुआ है, जैसे आपका भरतपुर वाला लोहागढ़ बना हुआ है, जमीन पे ही तो है वो पहाड़ी पे थोड़ी है। इसलिए समतल भूमि पे हो, है ना, जमीन पे बना हुआ हो, वो किला कहलाता है स्थल। पारिक में इस खे को पकड़ो, जो पारिक का मतलब, खे का मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई। और इसका उदाहरण लोहागढ़ ही है सबसे श्रेष्ठ, जिसमें चारों तरफ खाई बनी हुई है। और पारिद में इस दह को पकड़ लो, जिसके चारों तरफ मोटी या चौड़ी क्या हो, दीवार। जैसे कुंभलगढ़ है, जिसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जिस पर केवल कितने घुड़सवार, 4 घुड़सवार, अभी नई किताबों में 8 हो गए, आरबीएससी वाली में। तो ये याद रख सकते हो, उस पर इतने घुड़सवार चल सकते हैं। तो मजबूत दीवार चित्तौड़ की है और कुंभलगढ़ की है। और सहाय का मतलब वैसे होता क्या है, जिसमें सहायता करने वाले लोग रहते हो। जैसे मैं कहूँ कि एक किला ये है जिसमें आज आप बैठे भी हो, ये आपका मुख्य किला है, और एक अपनी वो जो दूसरी बिल्डिंग है वो सहाय दुर्ग है। इसका मतलब अपने परिवार के लोग वहां रहते हैं। अब क्या होता था कि सेना जब आती तो सबसे पहले वो मरेंगे, उसके बाद में मुख्य किले के लोग मरेंगे। तो सहाय दुर्ग हमेशा पहले मारा जाता है। तो इसलिए आप याद रख सकते हो कि जिसमें सहायता करने वाले लोग रहते हो, परिवार के सदस्य जो रहते हो, जो युद्ध होने से पहले उस सैनिक और सेना जो होती है उसको रोक के रखते थे, ताकि मुख्य किले के राजा जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो सके। कई बार बिना बताए भी अटैक होते थे, इसलिए वो ही रोक लिया करते। जैसे आपने देखा होगा कि जालोर वालों को मरने के लिए, मारने के लिए सबसे पहले सिवाना वाले मरते थे, तो वो उसका सहायक दुर्ग है। जैसे रणथंबोर में कोई भी व्यक्ति अटैक करने आता तो पहले जाहिन दुर्ग के लोग मरते, इसलिए वो उसका सहायक दुर्ग है। दहानों का मतलब सब समझते ही हो कि रेतीला क्या होना चाहिए, मैदान। तो यहाँ से याद होना चाहिए। देखो, एरण्य का मतलब क्या होता है, किस पे स्थित हो, पहाड़ी पे, और चारों तरफ क्या हो, वन। याद रखना। गिरी का मतलब किस पे स्थित हो, अरे सभी बोलो। वन का मतलब वन हो, ओदक या जल, कितनी ओर से, 3 ओर से। और सैन्य का मतलब सूरवीर क्या हो, सैनिक। स्थल का मतलब समतल, पारिक का मतलब गहरी खाई, और वारिद का मतलब मोटी या चौड़ी दीवार। तो आपको पता होना चाहिए दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, मनुस्मृति में। और उसके बाद में कौटिल्य ने कितनी श्रेणियों में बांटा, और शुक्र नीति के अनुसार 9। मनु और कौटिल्य ये दोनों ने कहा कि राजस्थान के जो पहाड़ी दुर्ग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं सही इसलिए भी है कि पहाड़ी सुरक्षा है एक तरीके से। तो सुरक्षा का मतलब किला होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो सैन्य दुर्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ बनाया था शुक्र नीति ने। तो सह से शुक्र होता है, सह से सैन्य होता है। इसने कहा सैनिक ही नहीं होंगे तो पहाड़ी क्या करेगी। तो इसलिए आप याद रख सकते हो यहाँ से। और उसके बाद में एक बात और, कि 21 जून 2013 को विश्व की धरोहर सूची में कितने किलो को शामिल, ये सबको पता ही है। चीकू गाजर, ये लो सब, चीकू गाजर आम होता है। ची से कौन सा हो गया, चित्तौड़ हो गया। कू से कौन सा, कुंभलगढ़ हो गया, याद रखना। गा से गागरोन हो गया। जय से जैसलमेर हो गया, है ना। उसके बाद में रे से रणथंबोर, ये रणथंबोर। और आम से आमेर। ये ऐसे किले हैं जो विश्व की धरोहर सूची में शामिल किए गए। ठीक है, तो एक बार आप लिख दो, अब एक मैं बोल देता हूँ। चलो लिखो, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण।
दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मिला, जिन्होंने 6 प्रकार बताए। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मिला, जिन्होंने 6 प्रकार बताए। जिन्होंने 6 प्रकार बताए। उसके बाद में लिखो, कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांटा। लिखो, नंबर 1 वन। नंबर 2 पर्वत। नंबर 3 दानव। चलने देने तेरे क्या जा रहा है? अच्छा, बड़ा सोचता है तू कोचिंग का। इतना लगन कहाँ से आ गया तेरे में? हाँ, दानव लिख लिया। और चौथा ओदक। ओदक के कोष्टक में कर देना जल, ताकि आभास रहे आपको। लिख दिया? नोट लगा के लिखो। कितने का ही लगा दो। नोट लिखना। कौटिल्य व मनु के अनुसार, कौटिल्य व मनु के अनुसार कौटिल्य व मनु के अनुसार गिरि द्रुग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कौटिल्य व मनु के अनुसार गिरि द्रुग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गिरि द्रुग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वही किला सबसे अच्छा है जो किस पे स्थित है? पहाड़ी पे। ये दोनों इसका समर्थन करते हैं। उसके बाद में अगला लिखो, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को हाथ की संज्ञा दी गई है। दुर्गों को हाथ की संज्ञा दी गई है। इतिहास किस किस के पास रहा है सब्जेक्ट? हिस्ट्री के स्टूडेंट कौन कौन है? ऊपर हाथ उठाओ। अच्छा, तो आपने पढ़ा होगा कि एक राजा के 7 अंग होते हैं। पढ़ा? हाँ, हिस्ट्री में सप्तांग जिसको कहते हैं। एक राजा के कितने अंग होते हैं? 7। जिसमें राजा खुद होना चाहिए, राजा के पास में द्रुग होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, अमात्य होने चाहिए, अच्छी सेना होनी चाहिए, सुरक्षा के लिए किला होना चाहिए। ऐसी चीजें होती थी। तो उनमें कहते हैं कि अगर राजा के पास में किला है तो उसका हाथ है, और अगर किला नहीं है किसी के पास तो अच्छा राजा नहीं है, मतलब उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे एक सिंपल उदाहरण, मैं यहां से अभी इस बोतल को फेंक के मारूं किसी के, तो सबसे पहले आपके क्या आते हैं? तो सुरक्षा करता है हाथ हमेशा। कोई बाटा मारता है तो ले भाई मार ले, पिताजी कूटता है तो ले मार ले। हाथ हमेशा आगे रहते हैं ताकि बच सके। आप बाइक पे से गिरते हो तो भी सबसे पहले देखना हाथ ही घिसेगा। यहाँ से घिस जाएगा, यहाँ से घिस जाएगा, ये घिस जाएंगे, यहाँ से घिस जाएगा।
क्योंकि हम हमेशा बचाव किसके लिए करते हैं? हाथ से बचाव करते हैं, यही बचाएगा। सबसे पहले अपना ऐसा पार्ट है ये जो सबसे पहले एक्टिव होता है कि ले भाई तेरे को मैं ही सुरक्षा दे सकता हूँ। इसीलिए किले में भी सुरक्षा होती है, इसलिए राजा का क्या माना जाता है किले को? हाथ। आगे लिखो। शुक्र नीति के अनुसार सैन्य द्रुग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुक्र नीति तो लिख ही दिया, इसके नीचे एरो लगा लगा के लिखते जाओ। अब क्या 5 बार शुक्र नीति लिख रहे हो? शुक्र नीति के अनुसार सैन्य द्रुग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि जिसके चारों तरफ क्या होने चाहिए? सैनिक। तो किला अच्छा है, और अगर सैनिक अच्छे नहीं है तो किला अच्छा नहीं है। बात तो सही है ये भी। सैन्य द्रुग को क्या माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ। आगे लिख दो। इसी नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणी? 9। 9 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, 9 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, अरण्य। अरण्य दुर्ग। नंबर 1 लिखो अरण्य, और इसके सामने लिखो वह किला जो पहाड़ी पर स्थित हो। वह किला जो पहाड़ी पर स्थित हो। वह किला जो पहाड़ी पर स्थित हो। पहाड़ी पर स्थित हो। पहाड़ी पर स्थित हो और चारों तरफ वन हो। यानी कि कोष्टक में लिख सकते हो गिरी प्लस वन। सीधा मतलब ये पहाड़ी पे भी होना चाहिए और चारों तरफ क्या होने चाहिए? वन। तो गिरी प्लस वन। उदाहरण लिख लो रणथंबोर। उदाहरण कौन सा है? रणथंबोर। श्रेष्ठ उदाहरण है इसका ये रणथंबोर। लिख लिया क्या? वेरी गुड। आगे लिखो। हैं? तेरे जैसे जो लिख ले। गिरी लिखा हुआ है तो गिरी लिख ले। गिरी। और गिरी में लिखो वह किला जो पहाड़ी पर स्थित हो। वह किला जो पहाड़ी पर स्थित हो। पहाड़ी पर स्थित हो। अच्छा, पहाड़ी के बहुत सारे किले हैं, इसलिए सबका उदाहरण नहीं लिख सकते। इसलिए जब हम पढ़ेंगे उसी समय उनकी श्रेणियां लिखेंगे। समझ गए ना? क्योंकि भाई मुगलों के बाद में तो ज्यादातर पहाड़ी ही बने हैं, सुरक्षा तो इस वजह से ही है। तो इसीलिए आप याद रख सकते हो, बस इतना सा। फिर आता है वन। वन में लिख सकते हो जिसके चारों तरफ क्या हो? वन हो। इनको क्या याद करना है? ये भी रणथंबोर है। और वैसे सुनो, अधीनस्थ बोर्ड के अकॉर्डिंग किसको मानते हैं? मैं भी बताता हूँ, पहले ये लिखो। वह किला जिसके चारों तरफ क्या हो? वन। और उसमें भी वन ही आएगा। सिवाना। कौन सा? देखो ये रहा वन। वह और नहीं है सिवाना में, निकलता है ना? तो याद रखना, ये बोर्ड पूछता है, इसको उत्तर करना है। आपका वन ध्रुव इसको माना गया है सर्वश्रेष्ठ, अधीनस्थ बोर्ड इसी को ही मानता है। इसलिए आप भी इस बात को याद रखो। तो सिवाना लिख लो। सिवाना ध्रुव वन ध्रुव की श्रेणी का है। लिख लिया? फिर लिखो ओदक या जल। ओदक या जल। वह किला। वह किला जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। तीन ओर से
जल से घिरा हुआ हो, तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, वो आप याद रख सकते हो, गागरोण। सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कौन सा? हाँ, जलद्रुप का गागरोण। दूसरा भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोण, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। और भी हैं, कोसवर्धन का, गागरोण, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ और, हाँ, गागरोण के नीचे आप लिख सकते हो नदी काली सिंध और आहू। गागरोण के नीचे काली सिंध और आहू, काली सिंध और आहू। भैंसरोडगढ़ के नीचे चंबल, बामणी। तो सुने तब तो, बीच में बोल रहा है तो चंबल व बामणी एक तो लिखे हैं तभी तो बोलो दूसरी। एक नदी क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, चंबल और बामणी, ठीक है। और कौन सा है? चित्तौड़, गंभीरी और बेड़च, गंभीरी और बेड़च, गंभीरी, बेड़च, गंभीरी और बेड़च। याद रह जाएगी क्या बात सभी को? वेरी गुड। उसके बाद में लिखो साहब सैन्य। अरे सैन्य लिखो, तो सैन्य में लिखना, तैयार ही बैठे रहते हैं। वह किला जिसके चारों तरफ सूरवीर सैनिकों, जैसे कि आप सारे सूरवीर ही हो, तैयार ही रहते हो ना युद्ध के लिए। क्या कह रहे हो, नहीं रहते? सब एक्टिव है, डी एक्टिव यहाँ क्या करेगा? तो सूरवीर सैनिकों, आपसे बड़ा सैनिक कोई नहीं हो सकता, पर आपका सैनिक बनने का फर्ज तब पूरा होगा जब आप नौकरी लग जाओगे। सैनिकों से बड़ा युद्ध है ये तो। इस युद्ध में जो पास हो गया वो तो भाई, अभी कल ही कोई शायद वो बच्चा आ जाया कि नहीं देखा, वो पुलिस वाला आया है क्या भाई, जो पुलिस में लग गया? आप कैसे जानते हो? यहीं बैठता है। कहाँ गया, घर है? हाँ, अब वो नौकरी लग गया राजस्थान पुलिस में। उसकी शायद ज्वाइनिंग आई है, चित्तौड़ उत्तौड़ का। तो उसको अलग प्रकार की खुशी है। उसको ही नहीं, उसकी तीन पीढ़ियां सुधर जाएंगी। लड़की नौकरी लगती है तो ये मान के चलो वो खुद को ही सुधार सकती है, ये फिक्स है। क्योंकि उम्मीद और आवश्यकताएं अधिक होती हैं। कभी भी आप एक चीज को नोटिस किया होगा, इसमें लड़कियों को बुरा लगने की बात नहीं है, मेरे बहन भी है, मैं उनको भी यही कहता हूँ। महिला जो भी होती है वो हमेशा आज में जीती है, आज में, कि आज शाम का दिन कैसा है तब तक का पता है, कल क्या होगा कल सोचेंगे। पुरुष जो होता है वो फ्यूचर में जीता है, कि मेरी वजह से मेरे परिवार वाले कैसे रहेंगे, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो लड़की जितनी भी होती है, वो कौन सी ऐसी लड़की है जिसके पति जो है वो कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल विल्ला पड़ा है, और वो उसको मांगे उतने पैसे दे रही है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। और 100% में से 90% पुरुष जो होते थे वो जो भी लगे हुए हैं, उन सब की पत्नियां बिल्कुल अनपढ़ है, पुराने वालियों की। और फिर भी दोनों के बीच में प्रेम देखो, गजब का है। एक दूसरे के बीच में कभी अनबन नहीं होती। और महिला जो भी, वो थर्ड ग्रेड में लगी थी पिछली बार हमारे पड़ोस में कार्टून और उसका पति राजस्थान पुलिस में है, ऐसी बात नहीं है। और वो लगी बहुत बाद में है, पति को तो लगे भी है शायद 2011-12 में लग गया था,
12 वाली भर्ती में लग गया था। वो तो अब लगी है, ये पिछली भर्ती में। पर भाई साहब जिस दिन से नौकरी लगी है ना, चोरे को मोल ले रखा है। उसको कहती है मैं तो खाना ही बाहर का ही खाऊं, मैं तो खाऊं ही नहीं। वो कहता है थोड़े मकान मकान बनाएंगे, पैसे वैसे जोड़। बोला तेरे पैसे जोड़ने के लिए नौकरी थोड़ी लगी हूं मैं, मेरे हिसाब से मेरा खर्चा पूरा भर लूं वही काफी है। बोला 22,200 रुपए तो मेरे को मिल रहे हैं, वो तुझे कहां से दे दूं। और वो भाई जब लगा था तब 12,600 रुपए थे पुलिस के, जिसमें से 3,000 रुपए खर्चा करता और 9-10 हजार रुपए घर वालों को बचा के देता था। तो इसलिए महिला लगेगी उसकी खुद की पीढ़ी को सुधारेगी, लड़का लगेगा 3 पीढ़ियां सुधरेंगी। इसलिए समझ जाओ सारे के सारे, लखन है तो इस बात को पकड़ लो, नौकरी लगना ही है। जैसे मेवाड़ में लगना ही से है, ये शब्द बोलते हैं उधर, नौकरी लगना ही से है, तो लगना ही से, बस ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये लिखा आपने, लास्ट में लिखो। अरे रे रे। बस 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 बस। हाँ हाँ हाँ। और किलकारी नहीं मारनी, फालतू में नोटंकिया करोगे कुटोगे, बता दिया। अब उसके बाद में अगली बात लिखो, स्थल। इनको सारा चाहिए बस। स्थल, सैन्य तो लिख दिया ना, सूरवीर सैनिक। उदाहरण लिख सकते हो चित्तौड़, सैन्य का उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो चित्तौड़, उदाहरण चित्तौड़। लिख लिया। उसके बाद में लिखो स्थल, स्थल। स्थल में लिखो वह किला जो समतल भूमि पे स्थित हो, जो समतल भूमि पर स्थित हो। वह किला जो समतल भूमि पे स्थित हो। लिख लिया। जैसे नागौर का किला, अकबर का किला। नहीं नहीं, दो ही लिखने हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं नागौर और अकबर। लोहागढ़ दो श्रेणियों में आ जाता है ना, पारीख भी है, इसलिए मुख्य उदाहरण पारीख का है वो। नागौर का किला, अकबर का किला। अकबर का अजमेर में है, और कहाँ है? ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ है? तो इसलिए वहीं आता था जियारत के लिए वो। कोई नहीं, कोई पूछे इसमें क्या है, सवाल सवाल ही होता है, जरूरी थोड़ी है सब कोई नहीं है। तो अकबर का किला कहाँ पे है? अजमेर। उसके बाद में लिखो पारिक। कौन सा किला? पारिक। और पारिक में लिखना वह किला जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। वह किला जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो। ठीक है। अब खाई में आप समझ ही सकते हो, तो लोहागढ़ लिखो सबसे मुख्य उदाहरण। लोहागढ़, भरतपुर। लोहागढ़, भरतपुर। ठीक है। उसके बाद में लिखो पारिद। पारिद। और पारिद में लिखो वह किला जिसके चारों तरफ ईंट पत्थर से निर्मित मोटी या चौड़ी दीवारों। कटीली झाड़ियां होती हैं अरण्य में, जंगल में, इसलिए ध्यान रखना, जंगल है तो पेड़ पौधे तो कटीली झाड़ियां होंगी, तंग रास्ते होंगे, छोटे छोटे रास्ते। इसी प्रकार पारिद, वह किला जिसके चारों तरफ मोटी ईंट पत्थर से निर्मित मोटी या चौड़ी दीवारों। ईंट पत्थर से निर्मित मोटी या चौड़ी दीवारों। ईंट पत्थर से निर्मित मोटी या चौड़ी दीवारों। चौड़ी दीवारों लिख लिया। तो इसका उदाहरण कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जिनकी दीवारें टूट ही नहीं सकी, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़।
कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। एक लास्ट लिखना है दानव, नंबर 9। सहाय कहते हैं कि अपने यहाँ आरबीएससी वाली किताबें नहीं मानती, इसलिए 9 नंबर पे आप क्या लिखोगे? दानव। और दानव में लिख दो, वह किला जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो। जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो। जिसके चारों तरफ रेगिस्तान हो। ठीक है, जैसे आप याद रख सकते हो, जैसलमेर सोनारगढ़, जैसलमेर सोनारगढ़। अब इसको क्या रटना है? सभी को पता है जैसलमेर में रेतीला मैदान खूब है। अब वैसे देखा जाए तो जो किला बना हुआ है ना, वो तो पहाड़ी है। अभी आके आपने लिखा ही है कि 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो पहाड़ी दुर्ग है ये भी, त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है, खूब पड़ा हुआ। पर उसके चारों तरफ रेगिस्तान था। अब तो जैसलमेर बसा हुआ है। अब तो कहाँ है? अब तो दूर जाके जैसलमेर के थोड़ा बाहर निकलोगे तब थोड़ा वो रेगिस्तान आता है। नहीं तो किले के पास तो कहाँ से आएगी? जो लोग बस गए। पहले सारे लोगों को किले में रखा जाता था, किले के अंदर रखा जाता था, क्योंकि जीवन तो दुर्ग है। राजा कुछ लोग इतने अच्छे थे, उनको अपनी प्रजा का इतना अ, वो रहता था, प्रेम लगाओ, कि वो अपने साथ ही रखते। चित्तौड़ वालों को चित्तौड़ वाले, जैसलमेर वालों को जैसलमेर वाले। इसलिए तो आप याद रख सकते हो। तो ये आपके किले हैं। और उसके बाद में लिखिएगा 21 जून 2013 को, 21 जून 2013 को 6 पहाड़ी दुर्गों को, 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। आप लिख सकते हो चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम। ट्रिकी है ये, क्या ट्रिक है? सबको पता है। ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़, सबको डिवाइड भी कर लो। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। देखो, इसको आप उल्टा पुल्टा कर लोगे, अगर सवाल कैसे भी आया आपको आना चाहिए। पर दूसरी बात यह है कि अब मैं जिस चीज को लिख रहा हूं, अब आप इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। ये दिसंबर 2018 की बात है। नया सवाल यहां से आएगा। इन सब के सब किलो पर क्या जारी कर दिया गया है? डाक टिकट। सारे किलो पर, जितने भी किले हैं इन सब पे डाक टिकट जारी। पर आपको कैसे याद रखना है? पहले किले पर 12 रुपए का, दूसरे किले पर 5 रुपए का, तीसरे किले पर फिर 5 रुपए का, और फिर 12, और फिर 5, और फिर लास्ट में 12। आपको याद रखना है पहले पे 12 रुपए का, फिर दो 5 है, फिर उसके बाद 12 है, फिर बीच में 5 है और लास्ट में 12 है। तो देखो, पहले पे 12 का और लास्ट वाले पे भी 12 का। तो ये याद रखना, बीच में दो 5 आ जाते हैं। तो दिसंबर 2018 में 6 दुर्गों पर डाक टिकट जारी हुआ। सवाल ऐसे आएगा, किस किले पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ? तो चीकू गाजर आम। समझ गए? पहले पर कितने का? 12, दूसरे पर 5, तीसरे पर 5, चौथे पर 12, फिर 5 और फिर 12। लिख दो। दिसंबर 2018 में, दिसंबर 2018 में डाक टिकट जारी हुआ। दिसंबर 2018 में डाक टिकट जारी हुआ। चित्तौड़ 12, चित्तौड़ 12, कुंभलगढ़ 5,
कुम्भलगढ़ 5, गागरोन 5, गागरोन 5, जैसलमेर 12। जैसलमेर पे पहले 5 रुपए का भी जारी हो चुका था 2009 के आसपास, फिर दोबारा हुआ। जैसलमेर 12, फिर रणथंबोर 5 और आमेर 12। पहले पे 12, लास्ट पे 12, बीच में अपने हिसाब से देख लेना। जैसलमेर पे 12 है, बाकी सब पे 5 है। लिख लिया क्या? पहले पर 12, दूसरे पर 5, तीसरे पे भी 5, चौथे पे 12, पांचवे पे फिर 5, पांचवे 5 और छठे पे 12। नहीं, ये सिक्के हैं, रुपए ही है और क्या है। डाक टिकट का क्या मतलब हुआ? डाक टिकट देखी भी नहीं क्या? यही हालत होगी ऑनलाइन की दुनिया की है। वो तो पोस्टल ऑर्डर था, पर डाक टिकट होती है छोटी सी। हाँ, डाक टिकट बिल्कुल छोटी होती है। और डाक टिकट पे जैसे एक तरफ चित्तौड़ का चित्र छाप दिया, एक साइड में कागज है एक छोटा सा, उस पे एक तरफ तो चित्तौड़ छाप दिया और दूसरी साइड लिख दिए 12 रुपए। बस ये होता है। और डाक टिकट इसलिए जारी कर देती है कि जो चीज अच्छी होती है या जो कोई शामिल कर लेता है, धरोहर सूची में शामिल कर लिया, इसका मतलब अच्छी है, अच्छी विरासत है, तो उस पे जारी कर दे। किसी भी चीज की पब्लिसिटी करने के लिए आपको डाक टिकट जारी करनी पड़ेगी। तो वो डाक टिकट भारत सरकार इसलिए जारी कर देती है कि अच्छी है, इसकी पब्लिसिटी करो। फिर अब तो डाक टिकट का जमाना गया। अब तो ये मानो कि ऑनलाइन चल गया। पहले बड़ा डाक टिकट का लफड़ा रहता था। फॉर्म भरते, पहले बुक डिपो वालों के पास से फॉर्म लाते, फॉर्म को कोई लखन के आदमी से भरवाते, मास्टर साहब जो होते हैं उनसे, ले भाई भर के दे। फिर वो भर के देता, गलती हो गई तो रिजेक्ट हो जाएगा। पेन से भरते, फोटो चिपकाते और फिर उसको फोल्ड करते, लिफाफे में रखते, फिर उसको चिपकाते और उसके ऊपर लिखी हुई होती 20 रुपए की डाक टिकट। तो उसमें 20 रुपए की 5 5 5 5 की 4 डाक टिकट चिपकाई, उसको आप डाकघर में डाल के आओ। फिर वो यहाँ से इकट्ठा करके डाकिया लेके जाता, जैसे अजमेर बोर्ड के पास, तो अजमेर आती वो। अजमेर आने के बाद उनकी छटनी होती सबकी। अब मान लो ऐसे फोरम खो भी जाए, सबकी चटनी होती, पर पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था। वो कहते थे, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, किसी के पास ऐसे इतनी सुविधा नहीं थी कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अब तो पारदर्शिता हो गई है हर चीज में, आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। ओमार तक देने के लिए तैयार है आप लोग, राज जी तो जो करना था वो तो कर दिया, 55,000 में अब दे देंगे, ओमार क्या ही फर्क पड़ता है। इसलिए वो कहते हैं कि फिर वो पारदर्शिता। अब वो वहां पे आता, फिर महीने 2 महीने बाद में जब भर्ती होती उसके बाद में उसका पेपर कब होगा, वो अखबार में न्यूज आती। तो स्टूडेंट को अखबार पढ़ना ही पड़ता, मजबूरी थी। और उसका फिक्स रहता था अखबार में इस साइड के एरिया में हमेशा भर्ती से संबंधित न्यूज आएगी। फिर वो पढ़ते तो सोचते यार अपना फॉर्म नहीं आया। सारे मतलब महीने में 30 दिन होने होते हैं ना, तो कम से कम भी नहीं तो 25 दिन डाकिया के पास हाजिरी लगाने के लिए जाते थे स्टूडेंट, कि भाई मेरी कोई डाक आए तो दे देना, मेरी कोई डाक आए तो दे देना। अब मान लो वो सारे काम उसके परफेक्ट रूप से हो गए, अब उसका ज्वाइनिंग भी डाक से आती। और कई बार ऐसा होता, खूब सारे गाँव में ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, कि जो अड़ोसी पड़ोसी उससे जलने वाले होते हैं ना, उस डाकिया को 100 200 रुपए दे देते और कहते हैं कि इसकी ज्वाइनिंग लेटर का टाइम जो है उसके 10 दिन बाद देना तू, ये तेरे ऊपर ऑब्जेक्शन तो कर ही नहीं सकता कि भाई मेरे पास तो आई ही अभी है। फिर समझदार नहीं थे ना लोग कि ऑब्जेक्शन मांगने चले जाएंगे, ले भाई डाक घर में चलते हैं, कब आई थी डाक, पता करे, इस डाकिया की नौकरी तो खाएं कम से कम। पर नहीं, कोई समझदार नहीं होता। मैं कहता हूँ कि डाकिया भगवान के समान होता था। उसको जब घर पे आता था ना, खूब हमें भी याद है कि 2012 में 11 में उसको अच्छी रोटियां बना के खिलाते थे जिस दिन घर पे आ जाता उस दिन। क्यों? कि डाक सही ला के दे देगा, किसी की वजह से ये भटकेगा नहीं। तो हर आदमी घर पे, क्योंकि हर बच्चे की समस्या रहती है, और फिर वो हरामखोर फिर भी नहीं देता था, है ना, और वो खा जाता उसको। और ज्वाइनिंग के बाद में चोरे की नौकरी रह जाती। आज तो अपन छोटी सी समस्या हो जाती है तो ही रिट लगा दो और ये कर दो और वो कर दो, कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो ऐसे नौकरी लगते थे, बड़े संघर्ष से, ऐसी बात नहीं है। और आप अभी है ना तैयारी कर रहे हो इसलिए आपको लोड नहीं है। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग आएगी ना, तब पता चलेगा कि यार नौकरी लगने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है ना, उसमें जान खा जाते हैं।
सबसे ज्यादा समस्या उसी में होती है। आप जाओगे कभी पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, तुम्हारे ऊपर कोई केस तो नहीं है, कोई झूठ मूठ का केस तो नहीं डला हुआ है, किसी ने केस डाल रखा है। पंचायत में जाओ, सरपंच से वेरिफिकेशन करवाओ, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, आपका सबका कार्ड बनेगा, फलाना ढिमकार पता नहीं। मैं तो एक के मैंने देख 2-3 भर्तियों को करवाए ना, मैं 1 महीने कोचिंग की छुट्टी पे ही रहता था। डेली आज उसका वेरिफिकेशन, आज उसका वेरिफिकेशन, और फिर लास्ट में आता ये रह गया 1.33 से, बस। फिर वो रखे रह जाते हैं सब, क्योंकि वो होता है ये डॉक्यूमेंट्स, ये गलत कर दिया। ये डबल पास जो करते हैं ना, ये सबसे खराब है। इसमें डबल पास करने वालों में खासकर हर बच्चा अटक जाता है। उस बेचारे को सारे काम करवा लेते हैं, फिर वो अपने मुंह लापसी सा बना के घूमता रहता है बाद में। क्या करे फिर बेचारा, वो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो ये गलत कर दिया, डबल पास करो, जिसको पास होना है उसको पास किया जाए। कौन सी ये, जैसे मान लो भाई जो भाग दौड़ की वैकेंसी है उसको तो आप कर लो, क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल होता है, कोई फिजिकल में बाहर हो जाए। अब वीडियो का पेपर है, उसमें क्या करना है? कोई मान लो नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए, किसी को नहीं लगना नौकरी, दोबारा ले लो। उसमें क्या है, आपके पास उसके डाटा तो है ही। पर ये मेरे बेटे पहले दुगुना के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते, फिर मर्जी आएगी उसको ले लेते, बस। तो इसलिए ये गलत भी है, एक ही बार ही करवाएं तो ठीक रहे। तो ये आपको याद रख लेना है, सारे के सारे किले जो होते हैं। और सबसे पहले हेडिंग लगाओ, दिखा रणथंबोर। नरेंद्र मोदी, उसने कहा कह दिया कि दो दो गुना में पास करो। उसका क्या, ये राज्य सरकारों का होता है ये तो। है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब सुनो भाई, रणथंबोर कौन से जिले में है? आप इधर के हो इसलिए सबको पता है। उधर मेवाड़ में पूछे कुंभलगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ कहाँ है, सज्जनगढ़ कहाँ है, वो तुरंत बता देते हैं। सबसे पहली बात, ऐसा कौन कार्टून है जिसको ये नहीं पता कि रणथंबोर कहाँ है? होंगे, ऐसे भी खूब होंगे। अरे होंगे, अलवर वालों को क्या ही पता है, वो ये किले ही पता होते हैं, तो यहाँ थोड़ी होते। तो कौन सा आएगा? सवाई। अब बोर्ड पे से नजरें हटाना मत, वर्तमान लोकेशन के आधार पे एक एक चीजें याद करवा दूंगा, रटना नहीं है। सबसे पहली बात देखो, ये आपका आता है सवाई माधोपुर। आ गया? ओहो, दिख रहा है कुछ? कुछ नहीं देखना, चुपचाप बैठे रहो। यहाँ पे आता है, इसको बसाया किसने था? सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह ने। और यहाँ से चले, देखो साहब, यहाँ से चलो लगभग 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर चलने के बाद 3 पहाड़ी आती हैं। कितनी पहाड़ी आती हैं? पहली पहाड़ी का नाम रण, पहली पहाड़ी का नाम रण, दूसरी पहाड़ी का नाम थम, और तीसरी पहाड़ी का नाम, इसलिए किले का नाम क्या हो गया? बस। क्या रटना है? आप इस किले को देखने के लिए जाओ, सबसे पहले आपको इसी पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। इस पहाड़ी पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पर एक मजार बनी हुई है, उसको कहते हैं कुत्ते की मजार। किसकी मजार कहते हैं? इतने सारा इतिहास पढ़ लिया, पर जिंदगी में ये कभी नहीं पढ़ा होगा, एंटरटेनमेंट फिल्म के अलावा, कि कुत्ते की भी अहमियत होती है। सुना होगा ना कि यार कुत्ते की भी मजार है। ऐसा कौन आदमी रहा होगा जो कुत्ते की मजार बनवा गया? तो ये गलत है। कुत्ते की मजार का मतलब आप समझते नहीं हो, आप सनातन संस्कृति के लोग हो। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया, तो उसके जो सैनिक मरे, उनके उपलक्ष्य में एक मजार बनी हुई है। और अपने सनातन संस्कृति हिंदू धर्म के लोग उनको इस नाम से संबोधित करते थे, इसलिए इसका नाम पटक दिया गया कुत्ते की मजार। ये संबोधन है केवल, नहीं वहां कोई कुत्ता नहीं बैठा हुआ, ले भाई मैं खड़ा हूं ऐसे, वो कोई नहीं है। आ गया? अटैची खड़े हुए। मजार, हिंदू धर्म में बोलते हैं चबूतरा, मुस्लिम धर्म में मजार। बस खुश। अब क्या उखाड़ लिया? थोड़ी देर में कहेगा ये मस्जिद क्या होती है। हिंदू धर्म में मंदिर, उस तरह से उनकी मस्जिद होती है, बस। और कुछ बताऊं? तो इसने मजार नहीं देखी होंगी क्या, चबूतरे टाइप की होती हैं, इसलिए। तो यहाँ पे कुत्ते की मजार है भाई, याद रख लेना। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इस पहाड़ी पे जैसे ही जाओगे,
ये थंब की पहाड़ी है और इस पे मैंने डिब्बा इसलिए बना दिया क्योंकि किला इसी पहाड़ी पे ही है। तो रण की पहाड़ी हमेशा नीचे होती है, सबको पता होता है। तो रण मतलब नीचे की भूमि जो होती है उसको रण बोलते हैं। तो वो रण की पहाड़ी, थोड़ा ऊपर चढ़ोगे कौन सी आ गई, थंब। और इसी पर कौन सा किला है, रणथंबोर। आपसे पूछे कि रणथंबोर कौन सी पे है, तो थंब की पे है, ना कि रण की पे, ना कि बोर की पे। यहाँ पर इस किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो जयंत के द्वारा। परंतु अपने यहाँ पे बोर्ड की किताबों में माना गया है रणथंबन देव। क्या नाम आता है, रणथंबन देव। रटना ही नहीं है, रणथंबोर मतलब रणथंबन देव, ऐसे याद रख लो। पर रणथंबोर जो होता है इसका निर्माण रणथंबन देव ने भी करवाया, इसका निर्माण जयंत ने भी करवाया। लोगों का सर्वाधिक मत किसके अनुसार माना जाता है, कि सर्वाधिक मत है कि सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि किसने करवाया था, जैन। ये चौहान वंशी शासक था। पर आरएस के पेपर में मेंस में पूछा गया तब उत्तर ये माना था उन्होंने कि लिख के जो आए रणथंबन देव वो अच्छा था। और उन्होंने बाद में बताते भी है ना, तो रणथंबन देव जो था ये परफेक्ट उत्तर माना जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है। जब ऑप्शन में दोनों आ जाए तो ठोकना है किसको, जयंत को। ये बात याद रखना है। अब उसके बाद में इस किले के निर्माण के बारे में आप सभी ने सुन ही लिया। और इसके बारे में कहते हैं कि ये किला जो होता है ये शिवलिंग पर बील पत्र के समान रखा हुआ है। शिवलिंग पर बील पत्र के समान रखा हुआ है। तो देख लो, ऐसे एक शिवलिंग है, ये थंब। देखो इसका प्राचीन नाम जो था वो रण स्तंभपुर था। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था, रण स्तंभपुर। अब मैं कहूं कि रण की पहाड़ी की वजह से, जो नीचे वाली पहाड़ी होती है उसकी वजह से रण, स्तंभ का मतलब होता है पिलर, और ये पिलर है एक तरह से। और ये ऐसा गोल बाटा है जिसके ऊपर ये किला ऐसे बना हुआ है। तो ये तो हो गया साहब शिवलिंग, ये तो क्या हो गया, शिवलिंग। और ये ऊपर क्या रखा हुआ है, बेलपत्र। तो ये बेलपत्र के समान रखा हुआ है। ऐसे भी सवाल पूछा गया है, कोई बोर्ड के पेपर में था कि यहाँ पे राजस्थान का वह कौन सा किला है जो शिवलिंग पर बेलपत्र के समान रखा हुआ है, तो वो कौन सा आएगा, रणथंबोर। याद रख लेना, बेलपत्र। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, भगवान शिव की भी मूर्ति है यहाँ पे, शिवलिंग भी यहाँ पे बना हुआ है। कैसे भी याद रखो, नहीं तो मैंने इसका प्राचीन तरीका बता दिया यहाँ से कि ऐसे इसको कहते हैं। रण मतलब नीचे की पहाड़ी, स्तंभ मतलब पिलर, इसीलिए रण स्तंभपुर कहते हैं। अच्छा, ये किला जो होता है ये हमीर की आन बान के लिए जाना जाता है। किसके लिए, हमीर की आन बान। आप सब लोगों को पता है कि हमीर देव एक ऐसा शासक था जो यहाँ पे जब इस किले में रक्षा, इसकी सुरक्षा करते समय या इस किले को बचाते समय वीरगति को प्राप्त हो गया। उनकी पत्नी रंग देवी, उनकी बेटी देवल ने यहाँ पर जोहर किया था, जल जोहर के नाम से फेमस है। इसीलिए हमीर देव भी लड़ता हुआ मारा जाता है ना। इसलिए आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए कि इस किले में ये चीजें आपके सामने देखने को मिलेगी। सबसे पहले सवाई माधोपुर किसने बसाया, सवाई माधो सिंह। कितना किलोमीटर चलना है, 13। कितनी पहाड़ी आएंगी, पहली पहाड़ी रण, दूसरी थंब, तीसरी भोर। रण की पहाड़ी में किसकी मजार, कुत्ते की। थंब की पहाड़ी पर कौन सा किला है, रणथंबोर, जिसका निर्माण किसने करवाया, रणथंबन देव। बोलो रणथंबन देव, सब बोलो दिखा, रणथंबन देव। और यहाँ का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, हमीर देव। प्रतापी राजा कौन हुए, हमीर देव। इसीलिए हमीर की आन बान के लिए जाना जाता है। ये किस पे रखा हुआ है, शिवलिंग पर बेल पत्र के समान, शिवलिंग पर बेल पत्र के समान। रणथंबोर का प्राचीन नाम क्या था, रण स्तंभपुर। क्या नाम था, लिखो दिखा, रणथंबोर उपनाम। सबसे पहले लिखना उपनाम, हमीर की आन बान का प्रतीक। उपनाम, हमीर की आन बान का प्रतीक, हमीर की आन बान का प्रतीक, हमीर की आन बान का प्रतीक। लिख लिया। उसके बाद में लिखो दुर्गाधिकरण। दुर्गाधिकरण भी कहते हैं इसको, दूसरा नाम कभी पेपर में नहीं आता। दुर्गों का कर्ण, इसलिए कि चित्तौड़ क्या सहयोगी था ये, चित्तौड़ का छोटा भाई कहलाता है, इसलिए इसने अपने आप में दानवीरता के लिए जाना जाता है। कर्ण क्यों जाना जाता था, दानवीरता के लिए, इसीलिए दुर्गाधिकरण। उसके बाद में लिखो निर्माण, इसका निर्माण लिखना। और निर्माण किसने करवाया, रणथंबन देव।
किले का निर्माण सवाई माधोपुर का थोड़ी, किले का निर्माण किसने करवाया? रणथंभन देव। और जयंत, और जयंत के सामने लिखना सर्वाधिक मत माना जाता है। किले का निर्माण रणथंभन देव और दूसरा जयंत। रणथंभन देव और जयंत। जयंत के कोष्ठक में लिखो सर्वाधिक मत माना जाता है। सर्वाधिक मत माना जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद में इसकी श्रेणी लिखो, सीधा लिख दो श्रेणी, और श्रेणी कर दो अरण्य। कौन सी है? अरण्य। अरण्य करके श्रेणी, और आपको छोटे छोटे, बड़े नहीं, ताकि आप कभी पूरी कॉपी में ये बना दो, ये 3 पहाड़ी बना दो, छोटी छोटी 3 पहाड़ी बनाओ। एक में लिखो रणथंभ और बोर, उसके ऊपर डिब्बा बनाओ, ताकि यहाँ बीच में लिख देना रणथंभ बोर, ताकि आपको पता रहे कौन सी पहाड़ी पे, और ये छोटी सी कुत्ते की मजार बना दो। तो तीनों पहाड़ियों की लोकेशन पता रहेगी, तो आप सवाल गलत नहीं कर पाओगे। कथन का सवाल ऐसे आएगा, रणथंभौर के किले में सबसे पहले किसकी मजार है? कुत्ते की। तो नीचे फिर उसका कारण देगा। रण थंब बोर। इतनी देर रामायण पढ़ी, कहता है सीता का बाप कौन है? कोई नहीं सुनता इसकी है। क्या कह रहे? जरूरत ही नहीं है अच्छा लिखने की, अच्छे लिखते तो अब तक नौकरी में होते। और कुछ लिख दिया भाई? ये कुत्ते की मजार भी लिख दी सबने। अब एक लाइन लिख लेना नोट करके, ये है किला शिवलिंग पर बील पत्र के समान। यह है किला शिवलिंग पर बील पत्र के समान। शिवलिंग पर बील पत्र के समान रखा हुआ है। बील पत्र के समान रखा हुआ है। छोटा सा चित्र बना लो ऐसे, ऊपर एक घोड़ा, ताकि आपको पता रहेगा। शिवलिंग पर बील पत्र के समान रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में लिखो रणथंभौर का प्राचीन नाम लिख दो, यहीं पे लिख दो प्राचीन नाम रणस्तंभपुर, राजस्थान पुलिस 2018। रणस्तंभपुर प्राचीन नाम पूछे तो रणस्तंभपुर। प्राचीन नाम रणस्तंभपुर। कॉपी बंद करो, सीधी कमर करो, एकदम सीधी बैठो। टूट जाएगी तो क्या न्याल करोगे तुम? स्थापत्य कला का जनक कौन है? कौन सी पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद का लेखक कौन है? संबंध कहां से है? मेवाड़ में कितने दुर्ग? 84 में से कितने बनवाए? वास्तुकला का जनक भी कौन है? महाराणा। उसके बाद में यहाँ पर दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कौन सी स्मृति में? मनुस्मृति में। कौटिल्य ने दुर्गों कितनी श्रेणियों में बांटा? शुक्र नीति के अनुसार। मनु और कौटिल्य के अनुसार कौन सा दुर्ग सबसे अच्छा? गिरी। कौन सा? और शुक्र नीति के अनुसार सैन्य। शुक्र नीति ने दुर्गों किसकी संज्ञा दी? हाथ की। किसकी?
अरण्य का मतलब होता है जंगल, किस पे स्थित हो, पहाड़ी पे, और चारों तरफ क्या हो, वन। ओदक का मतलब जिसके तीन ओर से जल। दानु का मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो, रेतीला मैदान। और पारिक का मतलब जिसके चारों तरफ गहरी क्या हो, खाई हो। याद रह जाएगी। तो वो क्या कहलाता है, पारिक। और पारिद में मतलब द से दीवार, मोटी चौड़ी क्या होनी चाहिए। 21 जून 2013 को कितने ध्रुवों को, 6 विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिसमें कौन कौन से है, चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरो, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर। दिसंबर 2018 में इन 6 दुर्गों पर डाक टिकट जारी हुआ। पहले पर कितने का, 12, दूसरे पर 5, तीसरे पे फिर 12, फिर 5, फिर 12। पहले और लास्ट के पे 12, और जैसलमेर पे फिर 12, और बाकी सब पे 5। ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे पहला रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधो। कितना किलोमीटर चलोगे, कितनी पहाड़ी, पहली, दूसरी, तीसरी। और रण की पहाड़ी में किसकी मजार, थंब की पहाड़ी पर कौन सा, रणथंभ, जिसका निर्माता रणथंभन देव कौन थे, प्राचीन नाम क्या है, रण स्तंभपुर। और ये बेलपत्र के समान किस पे रखा हुआ है, शिवलिंग पर। याद रह जाएगी बात। बाकी कल इसका उल्लेख पढ़ेंगे, पर बात सुन लो, कल जितना भी गैप तुम्हारा आता है, क्योंकि ये गैप के लिए मैंने बोला तुम ही कर दे, खाना नहीं खा सकते, तो ये गैप मान लो 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटा जो भी आता है, उसमें जितना समय दिया होता है उसी समय आ जाना। मैं क्लास शुरू कर दूंगा, आओ नहीं आओ तुम्हारी मर्जी है। आऊंगा लास्ट में, जब तक टाइम पूरा होगा तब छोड़ के जाऊंगा। और आज के बाद में अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, क्योंकि अक्सर ये यहाँ का तो पता नहीं, सब जगह ये कहते हैं भाई जब जिस क्लास में मैं जाऊंगा तो फिर वो बच्चे अच्छे ही होते ही है, क्योंकि